महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक कार्य। महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की ज्योतिराव फुले की खोज को उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने समर्थन दिया था। 1851 में ज्योतिबा ने अछूत लड़कियों के लिए भिडे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की और अपनी पत्नी से लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए कहा। स्थानीय उच्च जाति के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और उन्हें स्कूल बंद करने और इलाका छोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने प्रमुख यूरोपीय और भारतीयों से धन जुटाकर काम फिर से शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने लड़कियों के लिए 2 और स्कूल खोले और निचली जातियों, विशेषकर महारों और मांगों के लिए एक स्वदेशी स्कूल खोला। विभिन्न धर्मों, जातियों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की लड़कियां पढ़ने आती थीं। हालांकि धन की कमी के कारण स्कूल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। 1854 में ज्योतिराव फुले ने निम्न जाति के छात्रों के लिए पहला देशी पुस्तकालय खोला। 1855 में उन्होंने अपने घर पर एक रात्रि विद्यालय शुरू किया। लगातार प्रयासों के बाद अंततः सरकार ने जनता की शिक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। 1857 में सरकार ने उन्हें एक स्कूल स्थापित करने के लिए एक भूखंड आवंटित किया। ज्योतिराव फुले ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को महसूस किया और युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की और अंततः विधवा पुनर्विवाह के विचार के समर्थक बन गए। उनके समय के आसपास समाज पितृसत्तात्मक था और महिलाओं की स्थिति भयानक थी। कन्या भ्रूण हत्या एक सामान्य घटना थी और बाल विवाह भी, बच्चों की शादी कभी कभी अधिक उम्र के पुरुषों से कर दी जाती है। ये महिलाएं अक्सर युवावस्था में पहुंचने से पहले ही विधवा हो जाती थीं और बिना किसी पारिवारिक सहयोग के रह जाती थीं। ज्योतिराव उनकी दुर्दशा से दुखी हुए और इन दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं को समाज के क्रूर हाथों से मरने से बचाने के लिए 1860 में एक अनाथालय की स्थापना की। उन्होंने 12 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग की। ज्योतिराव फुले ने निम्न वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा की वकालत की। वो ये भी चाहते थे कि ग्रामीण इलाकों में भी बच्चों को शिक्षा दी जाए। ज्योतिराव ने महसूस किया कि शिक्षा को संरक्षण देने का उद्देश्य ऐसे विद्वानों को तैयार करेगा जो, ऐसा माना जाता है, समय के साथ बिना पैसे और बिना कीमत के शिक्षा प्रदान करेंगे। ज्योतिबा समाज में सम्मानित होने लगे थे, लेकिन जब वो अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में अपमानित हो गए तब इस अपमान से उन्हें ज्ञान हुआ कि समाज में ऊंच नीच, छोटा बड़ा का भेदभाव कितना भयंकर रूप ले लिया है। इसका कारण समाज में अशिक्षा होना ही है। ये बात समझने में उन्हें कोई देर नहीं हुई। इस अशिक्षा को मिटाने के लिए उनमें संकल्प पैदा हुआ, जिसे बाद में उन्होंने अपने पुस्तक गुलामगिरी में व्यक्त किया। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ज्योतिबा जी ने समाज को शिक्षित करने का संकल्प लिया और इस संकल्प के पहले कदम के क्रियान्वयन में अगस्त 1848 में बुधवार पेट मोहल्ला में भिंडेवाड़ा के मकान में पहला विद्यालय खोला। किसी कार्य का प्रारंभ छोटा होता है, परंतु यदि उसमें गुण व सच्चाई होती है तो वह व्यापक रूप लेती है। यही ज्योतिबा के द्वारा किए गए प्रारंभिक शिक्षा कार्य बाद में क्रांति के रूप में व्यापक रूप धारण कर लिया। प्रारंभ में इस कार्य का भारतीय समाज में विरोध हुआ। छात्र व अध्यापक ढूंढ कर लाने पड़े, परंतु शिक्षकों के घर पर रूढ़िवादी भारतीयों ने इतना धरना दिया कि शिक्षक स्कूल में पढ़ाई कार्य त्याग कर घर बैठ गए। फिर भी ज्योतिबा ने हार नहीं मानी और शिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को घर पर पढ़ाना शुरू किया और थोड़े ही दिन में सावित्रीबाई पढ़कर लिखकर शिक्षिका बनने योग्य हो गई। तब ज्योतिबा ने 3 जुलाई 1851 को अन्ना साहब चिपलूनकर के बुधवार पेट स्थित मकान में अन्य विद्यालय खोला, जिसमें सावित्रीबाई मुख्य अध्यापिका बनी। इसी वर्ष 17 सितंबर 1851 को रास्ता पेट में एक और विद्यालय खोला गया। 15 मार्च 1852 को वेठल पेट में लड़कियों का विद्यालय ज्योतिबा राव ने खोला। इस प्रकार ज्योतिबा राव ने कुल 18 विद्यालय खोले।
ज्योतिबा फूले ने अपनी शिक्षा का काम दो तरह से करने का तरीका अपनाया। प्रथम तरीके में स्कूल खोलकर लिपि के माध्यम से किताबों को पढ़ने लिखने का तरीका और दूसरा मौखिक शिक्षा जो तत्काल की हालात से निपटने की शिक्षा। स्कूल में पढ़ने की शिक्षा बच्चों को दी जाती थी और हालात से निपटने की शिक्षा नौजवानों एवं गृहस्थों को। इस कार्य को व्यापक रूप से करने के लिए ज्योतिबा राव ने दिनांक 27 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज नाम से संस्था की स्थापना की, जिसका संचालन स्वयं ज्योतिबा राव ने किया। इस संस्था के माध्यम से ज्योतिबा राव ने समाज में फैले विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास एवं अशिक्षा से मुक्ति दिलाने का कार्य प्रारंभ किया। 18 विद्यालय खोलने के कारण ज्योतिबा राव की समाज में एक तरफ प्रशंसा की आवाज उठी तो दूसरी तरफ वे रूढ़िवादी समाज के घृणा पात्र बने। परंतु ज्योतिबा ने इसकी परवाह किए बगैर अपना स्कूली शिक्षा का कार्यक्रम जारी रखा। उनकी पत्नी सावित्री बाई जब पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो रूढ़िवादी उनके ऊपर कीचड़ पत्थर आदि फेंककर स्कूली शिक्षा बंद करना चाहते थे, परंतु सावित्री बाई भी दृढ़ निश्चयी महिला थी। अपने साथ 2-3 जोड़ी कपड़े साथ लेकर स्कूल पढ़ाने जाया करती, जब कीचड़ आदि से गंदे हो जाते तो उसे स्कूल में बदल लेती। इस बात की समाज में फैली और दोनों दंपति की निंदा व प्रशंसा के रूप में समाज में चर्चा तो होती ही थी, समाचार पत्रों में भी इनकी बातें छपने लगी। ज्योति की निगाह दुखी उपेक्षित विधवाओं पर भी पड़ी। दयालु ज्योति ने विधवाओं का पुनः विवाह की प्रथा चलाने का काम शुरू किया। यद्यपि रूढ़िवादी समाज ने इसका प्रबल विरोध किया, परंतु ज्योति ने अपना अभियान जारी रखा और ज्योतिबा के अगुवाई में दिसंबर 1873 में पहला विधवा विवाह संपन्न हुआ। दूसरा विधवा विवाह 5 माह बाद हुआ। इन दोनों विवाहों ने समाज में हलचल पैदा कर दी। ये बात ब्रिटिश शासन तक पहुंच गई और ब्रिटिश सरकार ने इस विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देने हेतु नेटिव मैरिज एक्ट पास किया। फरवरी 1871 में ज्योतिबा राव फूले ने पूना में अपने घर में विधवा आश्रम खोला, जिसकी संयोजिका उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले बनी। बच्चों का अनाथालय भी ज्योतिबा ने खोला। 1874 में ज्योतिबा राव फूले का अनुयायी विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा ब्राह्मणी से शादी की। महात्मा फूले जी को मारने आए हत्यारे ही बने निकट सहयोगी। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुलिमाल को बौद्ध भिक्षु बना दिया, उसी प्रकार महात्मा फूले की हत्या करने आए 2 व्यक्तियों ने भी सामाजिक कार्यों में महात्मा फूले का साथ दिया था। उनमें से एक महात्मा फूले के अंगरक्षक बने, जबकि दूसरे सत्यशोधक समाज के अनुयायी बने और किताबें भी लिखी। महात्मा फूले ने अपना जीवन महिलाओं, वंचितों और शोषित किसानों के उत्थान के लिए समर्पित किया था। इस काम के चलते उन्हें और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रूढ़िवादी समाज उन पर ताने मारता था और गाली गलौज भी किया करता था। कुछ लोगों ने उन पर गोबर भी फेंका, लेकिन फूले दंपति ने अपना काम नहीं छोड़ा। इन विरोधों का कोई असर न होते देख कुछ लोगों ने फूले को मारने के लिए 2 हत्यारों को भेजा। फूले दंपति दिन का काम पूरा करने के बाद आधी रात को आराम कर रहे थे। अचानक नींद टूटने पर मंद रोशनी में 2 लोगों की छाया दिखी। ज्योतिबा फूले ने जोर से पूछा कि तुम लोग कौन हो? एक हत्यारे ने कहा, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं, जबकि दूसरा हत्यारा चिल्लाया, हमें तुम्हें यमलोक भेजने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर महात्मा फूले ने उनसे पूछा, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है कि तुम मुझे मार रहे हो? उन दोनों ने उत्तर दिया, तुमने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है, लेकिन हमें तुम्हें मारने को भेजा गया है। महात्मा फूले ने उनसे कहा, मुझे मारने से क्या फायदा होगा? अगर हम तुम्हें मार देंगे तो हमें 1,000 रुपये मिलेंगे, उन्होंने कहा। ये सुनकर महात्मा फूले ने कहा, अरे वाह, मेरी मृत्यु से आपको लाभ होने वाला है, इसलिए मेरा सिर काट लो। यह मेरा सौभाग्य है कि जिन गरीब लोगों की मैं सेवा कर खुद को भाग्यशाली और धन्य मानता था, वे मेरे गले में चाकू चलाएं। चलो, मेरी जान सिर्फ दलितों के लिए है और मेरी मौत गरीबों के हित में है।
उनकी बातें सुनकर हत्या करने आए दोनों को होश आया और उन्होंने महात्मा फुले से माफी मांगी और कहा, अब हम उन लोगों को मार डालेंगे जिन्हें आपको मारने के लिए भेजा था। इस पर महात्मा फुले ने उन्हें समझाया और यह सीख दी कि बदला नहीं लेना चाहिए। इस घटना के बाद दोनों महात्मा फुले के सहयोगी बन गए। उनमें से एक का नाम रोडे और दूसरे का नाम था पम। धोंडीराम नामदेव था।